सो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। सो गाइस पोकेमॉन एनिमे के अंदर जो सबसे मेन चीज है वो है पोकेमॉन बैटलिंग। बट कभी कभार इसी पोकेमॉन बैटलिंग के अंदर कुछ अनफेयर थिंग्स हो जाती है या फिर हम कहीं ऐसी चीजें हो जाती है जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है। मतलब या तो वो चीजें होनी नहीं चाहिए थी या फिर वो चीजें होना इम्पॉसिबल है। एंड आज के वीडियो में हम पोकेमॉन एनिमे के 10 ऐसे ही बैटल्स को रैंक करने वाले जिनमें ऐसी चीजें हुई है जो कि होनी नहीं चाहिए थी या फिर उन्होंने पोकेमॉन एनिमे के रूल्स को ब्रोक किया है। सो हाँ, डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो में काफी मजा आने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके जरूर दबाना। एंड अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, पोकेमॉन्स का कुछ ऐसे मूव को इस्तेमाल करना जो कि वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पोकेमॉन एनिमे के एक एपिसोड के अंदर ऐश का बल्बासोर डिग इस्तेमाल करता है जो कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड वैसे वो एक वर्ल्ड विंड भी इस्तेमाल करता है जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एंड अगर आप लोगों ने पोकेमॉन की मूवी आर्सेस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ देखी होगी तो आपको पता होगा उसके अंदर काफी सारे पोकेमॉन्स एक साथ मिलकर शॉक वेव मूव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बट अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उन सारे पोकेमॉन्स के अंदर एक बाल्टॉय होता है एंड एक क्लेडॉल होता है जो कि इस मूव को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, बट फिर भी वो इसको इस्तेमाल करते हैं इस मूवी के अंदर। एंड फिर लिक जो कि एक घोष टाइप का मूव है जो कि एक्सक्लूसिव है गेंगार के लाइन के पास, यानी कि गैस्टली, हॉन्टर एंड गेंगार के अलावा ये मूव कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। बट होइनजन के एक एपिसोड के अंदर सेबलाई का डेब्यूट होता है रेडी विलिंग एंड सेबलाई नाम के एपिसोड के अंदर। एंड सेबलाई को देखकर उसको पकड़ने के लिए मैं अपने टॉर्चिक को बाहर निकालती है, बट तभी सेबलाई लिक का इस्तेमाल कर देता है जो कि इम्पॉसिबल था। हालांकि वहां पे टॉर्चिक भाग जाता है उस लिक से डर कर। नंबर 9, म्याउथ वर्सेस हॉन्टर। तो आपको पता होगा कि नाइट शेड एक घोस्ट टाइप का मूव है। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये जेन 1 में नॉर्मल टाइप के ऊपर इफेक्ट करता था बट उसके बाद से इफेक्ट नहीं करता है। मतलब नॉर्मल टाइप पोकेमॉन इस मूव के खिलाफ एकदम इम्यून होते हैं। बट होइनालो नाम के एपिसोड में जो कि ऑफ कोर्स जेन 3 का एपिसोड था, वहाँ पे पिकाचू एंड म्याउथ बैठे हुए होते हैं एक साथ, तभी हॉन्टर आके उनके ऊपर नाइट शेड इस्तेमाल कर देता है। एंड उसके काउंटर में म्याउथ एक नॉर्मल टाइप का मूव इस्तेमाल करता है जो कि हॉन्टर के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। एंड वैसा हुआ भी, मतलब हॉन्टर के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं हुआ। बट तभी हॉन्टर एक और नाइट शेड कर देता है जो कि म्याउथ के ऊपर, जो कि एक नॉर्मल पोकेमॉन है, डैमेज हो जाता है। और नंबर 8, ऐश वर्सेस प्राइस। तो इस बैटल के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा था। सबसे पहले ऐश अपने सिंडेक्विल को भेजता है एंड प्राइस अपने ड्यूगोंग को भेजता है। एंड सिंडेक्विल ड्यूगोंग को हरा लेता है एंड उसके बाद प्राइस अपने पाइलोस्वाइन को भेजता है। एंड पाइलोस्वाइन सिंडेक्विल को हरा लेता है एंड फिर वो पिकाचू के साथ बैटल करता है। बट जैसे ये बैटल आगे बढ़ती है प्राइस खुद ही हार मान जाता है। अब जहाँ तक मैंने पोकेमॉन गेम्स खेला यार, एक जिम लीडर कभी भी फोर फाइट नहीं कर सकता। हाँ, ये रैंडम बैटल नहीं है कि यार कभी भी फोर फाइट कर दो, ये एक जिम बैटल है। एंड हाँ, मुझे पता है ये एनिमे है तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी यार इस रीजन से फोर फाइट करने के उसके पाइलोस्वाइन को वो हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था, ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है। मतलब कि रूल्स तो ब्रेक हो ही गए यहाँ पे। तो आगे बढ़ने से पहले पॉके क्विज। तो आज का पॉके क्विज ये है कि ऐश का चार्जर कौन से पोकेमॉन से लड़ते वक्त इवॉल्व हुआ था। नंबर 7, सर्वाइपर वर्सेस शाइनी मेटाग्रॉस। तो स्टील टाइप पोकेमॉन जैसे कि मेटाग्रॉस, उनके ऊपर पॉइजन टाइप का बिल्कुल भी असर नहीं होता। जैसे कि सर्वाइपर एक पॉइजन टाइप, तो अगर वो पॉइजन टाइप का मूव करता तो मेटाग्रॉस के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होना चाहिए। बट पोकेमॉन के एक एपिसोड में जैसे कि सर्वाइपर एंड वहीं पे एक शाइनी मेटाग्रॉस के बीच में बैटल हो रही होती है, तभी जैसे कि सर्वाइपर एक पॉइजन टेल करके मेटाग्रॉस को नीचे गिरा देता है, मतलब कि माउंटेन से नीचे गिरा देता है। तो अगर हम यहाँ पे पोकेमॉन के लॉजिक को फिट करें तो यहाँ पे उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। मतलब पोकेमॉन ने हमको खुद ही बताया कि स्टील टाइप के ऊपर पॉइजन टाइप का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। नंबर 6, ऐश वर्सेस सबरीना। तो वाली बैटल होती है एब्रा एंड द साइकिक शोडाउन नाम के एपिसोड के अंदर। एंड पहली बार तो हम सबको पता है कि ऐश काफी इजीली हार जाता है सबरीना से, मतलब काफी बुरी तरीके से हारता है। बट दूसरी बार वो हॉन्टर को लेके आता है सबरीना से बैटल करने के लिए। बट बैटल के दौरान ही हॉन्टर अपने मर्जी से वहां से गायब हो जाता है एंड बैटल नहीं करता। तो ऐश को फोर्सफुली अपने पिकाचू को निकालना पड़ता है उससे बैटल करने के लिए। एंड थोड़े बाद अचानक से हॉन्टर वहां पे आ जाता है एंड वो सबरीना एंड कडाब्रा को हंसाने लगता है, जिस वजह से सबरीना एंड कडाब्रा इस बैटल को आगे नहीं लड़ पाते एंड ऐश इस मैच को जीत जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें थी जिनकी वजह से रूल ब्रेक हुआ था। सबसे पहला तो हॉन्टर जिम में आते ही भाग जाता है, यानी कि एक पोकेमॉन अपने मर्जी से जिम बैटल से भाग नहीं सकता, मतलब कि एस्केप नहीं कर सकता। एंड दूसरा, सबरीना ने ऐश को सिर्फ इसीलिए बैच दे दिया क्योंकि वो हंसने लगी थी। नंबर 5, ऐश वर्सेस गैरी। तो वाली बैटल होती है जोटो लीग के सिल्वर कॉन्फ्रेंस में एक एपिसोड में जिसका नाम था कांट बीट द हीट। और नहीं, इस बार ऐश नहीं था जिसने रूल को ब्रेक किया था, इस बार गैरी था, यानी कि उसका राइवल। तो इस बैटल के बीच में आर्कनाइन एंड स्नोरलैक्स की बैटल हो रही होती है, तभी गैरी अपने आर्कनाइन को बोलता है टेक डाउन इस्तेमाल करने एंड ऐश अपने स्नोरलैक्स को बॉडी स्लैम इस्तेमाल करने बोलता है। एंड अभी तक आर्कनाइन ने इस मूव को एग्जीक्यूट नहीं किया था ऐश के स्नोरलैक्स के ऊपर, मतलब कि उसने सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर हिट नहीं किया था। बट तभी गैरी अपने आर्कनाइन को सामने वाले बॉडी स्लैम को डॉज करने बोल देता है, मतलब एक मूव के एग्जीक्यूट होने से पहले उसने डॉज कर लिया, जो कि इम्पॉसिबल है पोकेमॉन गेम्स के अंदर। नंबर 4, ऐश वर्सेस ब्लेन। तो आपको ये वाली बैटल तो याद होगी, काफी मैसअप बैटल थी। तो ऐश आया हुआ होता है सिनेमर आइसलैंड में ब्लेन के साथ बैटल करने के लिए। तो इस मैच के बीच में चार्जर राइडोन से बैटल करने के लिए मना कर देता है एंड फिर ऐश के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपने पिकाचू को भेजता है। और जैसे कि हमें पता है राइडोन एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप का इफेक्ट नहीं होता है, तो ऐश के पिकाचू के मूव्स का भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा था। बट तभी ऐश को पता नहीं कहाँ से एक स्ट्रेटेजी आती है, वो पिकाचू को ऑर्डर देता है कि राइडोन के सींग पे एम करो, यानी कि उसके हॉर्न पे एम करो। एंड फिर होना क्या था, पिकाचू अपने थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है राइडोन के हॉर्न
के ऊपर एंड फिर राइडोन फेंट हो जाता है, जो कि काफी लॉजिकल चीज थी। लॉजिकल इसलिए कि कहीं पे भी एम कर लो राइडोन के ऊपर इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए था। एंड राइडोन तो एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, साथ में उसके पास लाइटनिंग रॉड एबिलिटी भी होती है। नंबर 3 ऐश वर्सेस ग्रेटा। तो आप इसको एक स्ट्रेटेजी मान सकते हो, बट फिर भी इसको गेम्स के अंदर करना इम्पॉसिबल है। तो ऐश जब बैटल फ्रंटर ग्रेटा के सामने बैटल कर रहा होता है, तब स्नोरलैक्स अपने हाइपर बीम का इस्तेमाल करके जंप करता है। मतलब कि वो इतना भारी पोकेमॉन है, वो अपने हाइपर बीम का इस्तेमाल करके जंप कर लेता है इतना ऊपर। हाँ, ऑफ कोर्स इसको देखने में काफी मजा आया था कि कैसे ऐश की स्ट्रेटेजी थी, मतलब कि स्नोरलैक्स जंप कर लेता है, बट फिर भी ये गेम्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रूल ही ब्रेक करना हुआ। तो इसको इतना भी रूल ब्रेक करना नहीं बोल सकते, मतलब एनिमे में तो इतना चलता ही है, मजा ही आता है इसको देखने के अंदर। तो एक और पॉइंट मैं यहाँ पे एडिशन में देना चाहूंगा। तो जब हेराक्रोस एंड सीजोर की बैटल हो रही होती है, तो सामने वाले ट्रेनर अपने सीजोर को बोलता है फॉल स्वैप करके हेराक्रोस को खत्म कर दो। बल्कि फॉल स्वैप एक ऐसा मूव है जो कि सामने वाले पोकेमॉन को 1 HP पे छोड़ ही देता है, तो वो खत्म कर ही नहीं सकता था। तो ये भी भाई काफी लॉजिकल था। और नंबर 2 ऐश वर्सेस ब्रॉक। तो वाली बैटल के अंदर हम सबको मालूम है कि क्या हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पिकाचू कुछ भी नहीं कर पाया था, मतलब कि ब्रॉक के ऑनिक्स ने काफी बुरी तरीके से हराया था। बट सेकंड अटेम्प्ट के अंदर पिकाचू एंड ऐश के पास थोड़ा सा लक था, क्योंकि पिकाचू जब थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है स्प्रिंगर्स के ऊपर, तो उसके अंदर से पानी निकलने लगता है। एंड ऑफ कोर्स ऑनिक्स तो वाटर टाइप के खिलाफ वीक है, तो इस वजह से वो उससे वीक हो जाता है एंड ब्रॉक को ऐश को बैच देना पड़ता है। तो हाँ यार, ऑफ कोर्स इसके अंदर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कि इसको रूल ब्रेक करना कहेंगे, क्योंकि स्प्रिंकलर्स की वजह से ऐश जीता, ना कि पोकेमॉन से बैटलिंग करके। और फाइनली नंबर 1 ऐश वर्सेस स्टेटन लीजा। तो सबसे पहले तो जब ऐश का पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल कर रहा होता है सोलरॉक के ऊपर, तो लूनाटोन बीच में आ जाता है एंड वो लाइट स्किन का इस्तेमाल करता है। और जब हम लाइट स्किन का इस्तेमाल करते हैं तो यार आपको जो डैमेज पड़ने वाला था उसका 50% ही डैमेज पड़ेगा, बट यहाँ पे तो जो अटैक होता है वो रिफ्लेक्ट ही हो जाता है, जो कि काफी लॉजिकल है। एंड अगर ये भी नहीं तो इसी बैटल के दौरान ऐश का पिकाचू बादलों में थंडरबोल्ट मार देता है एंड वो थंडरबोल्ट पता नहीं कहां से वापस से नीचे भी आ जाता है एंड स्वेलो के ऊपर लग जाता है, जो कि एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है एंड फ्लाइंग टाइप के ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप सुपर इफेक्टिव होता है। अब जो लोग बोलने वाले कि ऐश की स्ट्रेटेजी थी, यार ये बिल्कुल भी स्ट्रेटेजी नहीं थी। मतलब कि एक थंडरबोल्ट अपने ही फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन पे इस्तेमाल करने की स्ट्रेटेजी हुई, मतलब कि अपना पोकेमॉन ही फेंट हो जाएगा। अब वो अलग बात है कि पोकेमॉन कंपनी वाले ने उसको सुपर इफेक्टिव होने के बजाय थंडर आर्मर और फॉर्म कर दिया। मतलब जो मूव स्वेलो के ऊपर सुपर इफेक्टिव होना चाहिए था, वो उल्टा थंडर आर्मर फॉर्म कर दिया स्वेलो के ऊपर। तो हाँ, ये इम्पॉसिबल भी है दूसरी तरफ रूल ब्रेक करना भी, क्योंकि यहाँ पे स्वेलो को फेंट हो जाने चाहिए था, बट पता नहीं क्या हो रहा था यहाँ पे। वेल गाइस, ये थे 10 ऐसे पोकेमॉन एनिमे बैटल्स जहां पे रूल ब्रेक हुए थे अगर गेम्स के हिसाब से देखा जाए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर देना। तो मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।